नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली घोषणा पत्र 2025 पर। जी, ये घोषणा पत्र हाल ही में नई दिल्ली में ARIC सिटीज फोरम 2025 में सामने आया है और सुनने में आया है कि इसे जल्द ही ब्राजील के बेलम शहर में होने वाले COP30 जलवायु सम्मेलन में भी पेश किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये घोषणा पत्र है क्या और क्यों? क्यों ये इतना अहम माना जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, ये जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई चल रही है, उसमें शहर मतलब सिटीज कैसे एकदम सेंटर में आ गए हैं। आज हम इन्हीं सब पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर भारत और ग्लोबल साउथ के शहरों के लिहाज से, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ देखिए, ये जो दिल्ली घोषणा पत्र 2025 है, ये असल में शहरी स्तर पर मतलब शहरों के लेवल पर क्लाइमेट लीडरशिप और एडेप्टेशन यानी जलवायु नेतृत्व और अनुकूलन को मजबूत करने की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा। और इसका खास महत्व ग्लोबल साउथ यानी जो विकासशील देश हैं उनके शहरों के लिए है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इनकी आवाज वैश्विक मंचों पर उतनी मजबूती से सुनी नहीं जाती। तो इसका मकसद साफ है, जो लोकल लेवल पर काम हो रहा है उसके जरिए ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी को प्रभावित करना, एक तरह से शहरों की कलेक्टिव आवाज दुनिया के सामने रखना। तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक तरह से शहरों की तरफ से एक आवाज उठाने की कोशिश है। चलिए इसकी मुख्य बातों को थोड़ा और खोलते हैं। इसमें क्या खास कमिटमेंट्स हैं, मतलब क्या वादे किए गए हैं? जानकारी के मुताबिक एक बड़ा जोर तो लोकल क्लाइमेट एक्शन पर है। जी हाँ, यानी देशों ने जो नेशनल लेवल पर अपने लक्ष्य तय किए हैं, जिन्हें NDCs कहते हैं, उन्हें शहरों के स्तर पर और मजबूत और कह सकते हैं ज्यादा संसाधन देने की बात है, ताकि असर जमीन पर दिखे। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा है अर्बन एडेप्टेशन यानी शहरी अनुकूलन। बात सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने की नहीं है, अच्छा, बल्कि जो मौसम बदल रहा है उसके साथ शहरों को ढालने की भी है। इसके लिए जैसे शहरी योजना में सर्कुलर इकोनॉमी मतलब संसाधनों को बस इस्तेमाल करके फेंक न देना, बल्कि उन्हें बार बार इस्तेमाल करना, रिसाइकिल करना, रीयूज करना और साथ ही प्रकृति आधारित समाधानों पर जोर है। जैसे शहर में ग्रीन एरिया बढ़ाना, तालाबों झीलों को बचाना। ये सब शहर को ज्यादा रिजिलियंट मतलब ज्यादा लचीला बनाते हैं किसी भी आपदा के लिए। और इसमें एक न्यायपूर्ण संक्रमण या जस्ट ट्रांजिशन का भी जिक्र है, ये क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। इसका मतलब है कि जब हम नेट जीरो उत्सर्जन यानी कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की तरफ बढ़ें, तो ये ध्यान रखना होगा कि इसका बुरा असर समाज के सबसे कमजोर तबकों पर ना पड़े, बल्कि विकास का फायदा सब तक बराबरी से पहुंचे। ये पहलू अक्सर क्लाइमेट चेंज की बहसों में पीछे छूट जाता है। सही कहा। बिल्कुल। और साथ ही नागरिकों की भूमिका को भी बहुत अहम माना गया है। क्लाइमेट से जुड़े जो भी फैसले हों, उनमें महिलाओं, युवाओं, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने की बात है। अच्छा। गवर्नेंस सिस्टम को भी बेहतर बनाने का लक्ष्य है। ऐसा सिस्टम जो डेटा पर आधारित हो, पारदर्शी हो और जिसकी जवाबदेही तय हो सके। और एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्त। हाँ, पैसों का मुद्दा। जी, शहरों को अक्सर सीधे फंड्स नहीं मिल पाते, तो ये घोषणा पत्र मांग करता है कि शहरों तक सीधे और पर्याप्त मात्रा में जलवायु वित्त पहुंचे। यानी पैसा सीधे शहरों के पास आए, ना कि सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट्स के पास घूमता रहे। और आखिर में एक ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की बात भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ग्लोबल साउथ के शहर अब सिर्फ समाधानों को अपनाने वाले नहीं बनना चाहते, बल्कि खुद नए समाधान मतलब इनोवेशन तैयार करना चाहते हैं। दक्षिण देशों के बीच सहयोग बढ़े, एक दूसरे के अनुभवों से सीखा जाए और नॉलेज शेयरिंग हो, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक ज्यादातर क्लाइमेट फाइनेंस और पॉलिसी वो ग्लोबल नॉर्थ के नजरिए से तय होती रही है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व इसे जमीनी हकीकत और जरूरतों के ज्यादा करीब ला सकता है, बशर्ते उन्हें वाकई में फैसले लेने का अधिकार और संसाधन मिले। ये प्रतिबद्धताएं तो काफी व्यापक और महत्वपूर्ण लगती हैं। आपने शुरू में ARIC सिटीज फोरम का जिक्र किया था, जहां ये घोषणा पत्र अपनाया गया। ARIC, ये नाम अपने आप में काफी पॉजिटिव लगता है। क्या ये सिर्फ एक एक्रोनिम है या इसके पीछे कोई खास सोच है कि शहर कैसे बने? ARIC सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये असल में एक विजन है। A यानी अडेप्टिव, अनुकूल, R यानी रिजिलियंट,
लचीला, I यानी इनोवेटिव, नव उन्मेषी, S यानी सस्टेनेबल, सतत और E यानी इक्विटेबल, न्याय संगत। अच्छा, एडेप्टिव, रेजिलिएंट, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल। जी, ये फोरम इसी विजन को हकीकत बनाने के लिए शहरों के अधिकारियों, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। इसकी सहमेजबानी ICLI साउथ एशिया, जो कि 2500 से ज्यादा लोकल गवर्नमेंट्स का एक बड़ा नेटवर्क है, और भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी NIUA, इन दोनों ने मिलकर की थी। ओके। दोनों ही संस्थाएं सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। ठीक है। अब ये समझते हैं कि शहरों पर इतना फोकस क्यों है, मतलब क्लाइमेट चेंज की पूरी बहस में अचानक शहर इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए? देखिए, इसकी वजह आंकड़ों में साफ दिखती है। आज दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। आधी से ज्यादा? हाँ, और 2050 तक ये आंकड़ा लगभग 68% होने का अनुमान है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ हर साल करीब 1 करोड़ लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं या शहरी बन रहे हैं। हर साल 1 करोड़, ये तो सोचने वाली बात है। इससे शहरों के रिसोर्सेज पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। बढ़ती आबादी, बढ़ती गर्मी, मतलब हीट वेव, ज्यादा प्रदूषण और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा, ये सब शहरों में कहीं ज्यादा महसूस होता है। और सबसे चिंताजनक आंकड़ा शायद ये है कि दुनिया के कुल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन का आप मानकर चलिए 70% से ज्यादा हिस्सा शहरों से आता है। 70%? जी। तो जाहिर है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटना है तो शहरों को केंद्र में रखना ही होगा। वो समस्या का बड़ा हिस्सा है, तो समाधान का भी बड़ा हिस्सा उन्हें ही बनना होगा। यहीं पर शायद शहरी जलवायु शासन यानी अर्बन क्लाइमेट गवर्नेंस की बात आती है, जी, जिसका जिक्र हमारे पास मौजूद जानकारी में है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? शहरी जलवायु शासन का मतलब है वो पूरा सिस्टम। हाँ। मतलब संस्थाएं, नीतियां, नियम और आपसी सहयोग जो किसी शहर को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए योजना बनाने और उसे लागू करने की ताकत देता है। ओके। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ढांचा है जो शहरों को संकट का स्रोत बनने के बजाय समाधान का केंद्र बनने में मदद करता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी, है ना? खासकर भारत जैसे विकासशील देश में, जहां शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अक्सर बिना प्लान के। जी, चुनौतियां तो बहुत है। जैसा कि जानकारी सामने आई है, शहरों में रहने वाले गरीब और हाशिए पर मौजूद लोग वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना या बाढ़ आना, इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे अक्सर ऐसी जगहों पर अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं जहां बुनियादी सुविधाएं कम होती हैं और आपदा का खतरा ज्यादा होता है। फिर शहरों की जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, जैसे पानी, बिजली, कचरा प्रबंधन, वो पहले से ही भारी दबाव में है और क्लाइमेट चेंज इस दबाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। और क्या कोई और बड़ी चुनौती है जो आपको दिखती है? एक बहुत बड़ी चुनौती है पॉलिसी और एक्शन के बीच का गैप, मतलब नीति और अमल के बीच का फासला। राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं तो बन जाती हैं, अच्छी योजनाएं बनती हैं, लेकिन अक्सर वो ऊपर से नीचे, मतलब टॉप डाउन तरीके से लागू होती हैं। हाँ, ये तो होता है। इससे क्या होता है कि स्थानीय जरूरतें और जमीनी हकीकतें कई बार नजरअंदाज हो जाती हैं। कई बार शहरों के पास उन योजनाओं को लागू करने के लिए ना तो पर्याप्त अधिकार होते हैं, न ही फंड्स या क्षमता। दिल्ली घोषणा पत्र इसी बात पर जोर देता है कि फैसले और कार्यवाही लोकल लेवल पर हो, लोगों की जरूरतों के हिसाब से, बॉटम अप अप्रोच। ये बात तो अहम है। क्या भारत में ऐसे शहर हैं जिन्होंने इस दिशा में कुछ उम्मीद जगाने वाला काम किया हो? कुछ उदाहरण है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल है, और ये दिखाते हैं कि लोकल लीडरशिप कितना फर्क ला सकती है। जैसे पुणे और सूरत जैसे शहरों ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए अपनी बहुत अच्छी हीट एक्शन प्लान्स बनाई हैं और उन्हें लागू भी कर रहे हैं। अच्छा, हीट एक्शन प्लान्स। जी, इंदौर शहर ने वेस्ट मैनेजमेंट में तो कमाल का काम किया ही है, खासकर वेस्ट सर्कुलैरिटी यानी कचरे को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करने की दिशा में ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंदौर तो वैसे भी स्वच्छता में आगे रहता। बिल्कुल। दक्षिण में देखें तो कोच्चि शहर बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों पर काम कर रहा है, जैसे मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स को बचाना, उन्हें फिर से ठीक करना। ये सब दिखाते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो और सही योजना हो
तो शहर वाकई बदलाव ला सकते हैं। ये उदाहरण वाकई प्रेरणा देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार शहरी जलवायु शासन को मजबूत करने के लिए कुछ कर रही है? जी, क्योंकि शहरों को अकेले छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा, उन्हें सपोर्ट तो चाहिए होगा। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पहले हुई हैं। जानकारी के मुताबिक भारत की जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है NAPCC, उसके तहत एक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट NMSH है। ओके। ये इमारतों को एनर्जी एफिशिएंट बनाने, सस्टेनेबल शहरी ट्रांसपोर्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करता है। फिर स्मार्ट सिटीज मिशन है, जिसका लक्ष्य शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और क्लाइमेट फ्रेंडली बनाना है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन का नाम तो काफी सुना है। क्या ये वाकई जलवायु के नजरिए से शहरों को स्मार्ट बना रहा है? कुछ असर दिख रहा है? देखिए, कोशिश तो यही है। इस मिशन में क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और बेहतर रिसोर्स मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। शहरों में क्या चल रहा है, इसे मॉनिटर करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, जो डेटा आधारित फैसले लेने में मदद करते हैं। अच्छा। इसके अलावा एक क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क भी है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड? हाँ, जो शहरों का मूल्यांकन करता है कि वे ऊर्जा, पानी, हवा, कचरा प्रबंधन जैसे पैमानों पर क्लाइमेट के लिहाज से कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इससे शहरों में एक हेल्दी कंपटीशन भी पैदा होता है कि कौन बेहतर कर रहा है। अच्छा, यानी शहरों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए एक बेंचमार्क मिल रहा है। और कौन सी मुख्य पहले हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA का शहरों के लिए जलवायु केंद्र है, जिसे C-क्यूब कहते हैं। ये लोकल बॉडीज को टेक्निकल हेल्प और गाइडेंस देता है। अमृत 2.0 मिशन शहरों में पानी की सुरक्षा और ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाने पर केंद्रित है। वायु प्रदूषण, जो कि एक बड़ी समस्या है, उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP है। और शहरों को ठंडा रखने और कार्बन सोखने में मदद के लिए शहरी वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री, जिसके तहत नगर वन योजना चल रही है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी फेम जैसी योजनाएं हैं। तो मतलब काफी कुछ चल रहा है, कागज पर भी और कुछ हद तक जमीन पर भी। अब अगर हम वापस दिल्ली घोषणापत्र पर लौटें, तो इसका कुल मिलाकर क्या संदेश समझा जाए? ये बेलेम में होने वाले COP30 में क्या संदेश लेके जा रहा है? इसका मुख्य संदेश है फ्रॉम इंडिया टू बेलेम। ये ग्लोबल साउथ के शहरों की तरफ से एक मजबूत आवाज है। ये कह रही है कि अब हमें ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कशन और फैसलों में बराबरी का स्थान चाहिए। बराबरी का स्थान? जी, हम सिर्फ नीतियों को लागू करने वाले नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकिंग में पार्टनर बनना चाहते हैं। हमें सीधे संसाधन चाहिए और हमारी जो स्थानीय ज़रूरतें हैं और हमारे जो अपने समाधान हैं, उन्हें वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए। यानी अब शहर सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहते, बल्कि खुद आगे बढ़कर अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। एक तरह से ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अराइज सिटीज फोरम और ये दिल्ली घोषणा पत्र, ये अर्बन रेजिलियंस यानी शहरी लचीलेपन की दिशा में एक मील का पत्थर है। ये साफ करते हैं कि अगर हमें एक टिकाऊ और जलवायु सुरक्षित भविष्य चाहिए, तो उसका रास्ता शहरों से होकर ही गुजरेगा। और इसके लिए मजबूत शहरी जलवायु शासन व्यवस्था सबसे जरूरी है। ऐसी व्यवस्था जो न सिर्फ शहरों को आपदाओं से बचाए, बल्कि समावेशी विकास भी सुनिश्चित करें और जो ग्लोबल लक्ष्य हैं, उन्हें लोकल रियलिटीज से जोड़ें। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो जंग है, उसका मैदान अब शहर बन चुके हैं। दिल्ली घोषणापत्र इस लड़ाई में शहरों की बढ़ती भूमिका और उनकी एकजुटता का प्रतीक है, खासकर ग्लोबल साउथ में। भारत सरकार के पहले और पुणे, इंदौर, कोच्चि जैसे शहरों के उदाहरण उम्मीद भी जगाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद हमें और सुनने वालों को सोचने की जरूरत है। जी, ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ये घोषणापत्र हैं, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें ग्लोबल साउथ के उन शहरों में हकीकत में कैसे उतारा जाएगा जहां इतनी विविधता है, कई संसाधनों की भारी कमी है और प्रशासन की अपनी अलग चुनौतियां हैं। मतलब इन घोषणाओं को सिर्फ कागजी कार्रवाई बनने से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर असली बाधाएं क्या होंगी और उनसे कैसे पार पाया जा सकता है, इस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।